हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल मॉडर्न एकेडमी। मेरा नाम है अनुज और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ साइंस। तो साइंस में जो हम सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं साइंस की क्लास 9th की, उसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो है चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो उसमें हमने पिछली वीडियो में क्या देखा? पिछली वीडियो में हमने देखा सेपरेटिंग द कंपोनेंट मिक्सचर की कुछ टेक्निक्स। आज जो उसके आगे की टेक्निक्स हैं वो हम सब पढ़ेंगे। इससे पहले की जो 4 वीडियोस हैं वो उसके पार्ट आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो आज जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है ये है कि इज द डाई इन अ ब्लैक इंक इज अ सिंगल कलर। यानी कि ये पूछ रहा है हमसे कि जो डाई है, यानी कि कल हमने एक एक्टिविटी की थी जिसमें हमने इंक में से डाई को निकाला था। अब पूछ रहा है कि डाई जो है ब्लैक इंक से जो निकली उसका वो जो डाई है वो एक्चुअली सिर्फ सिंगल कलर से मिलकर बनी हुई है क्या? तो आइए इस टेक्निक से हम कैसे पता लगाएंगे कि वो सच में सिंगल कलर से बनी हुई है या और भी बहुत सारे कलर्स हैं उसके अंदर मिक्स। तो उस प्रोसेस को सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक यूज करती है, यानी कि जो मेथड यूज किया जाता है उसे कहते हैं क्रोमेटोग्राफी मेथड। यानी कि क्रोमेटोग्राफी का यहाँ पे मतलब है, क्रोमा से मतलब है, क्रोमा जो आप देख रहे हैं क्रोमेटोग्राफी यानी कि क्रोमा का मतलब है यहाँ से कलर से। क्रोमा एक्चुअली एक ग्रीक वर्ड है। इसको जो ग्रीक में जो इसका मीनिंग होता है वो कलर कलर से मतलब है। ये एक्चुअली ग्रीक वर्ड है, ठीक है। तो इस तरह से इसका नाम पड़ा क्या? क्रोमेटोग्राफी। तो यानी कि हमें सेपरेशन ऑफ कलर्स का जो सेपरेशन करते हैं वो इसी के थ्रू कर सकते हैं, यानी कि इस प्रोसेस के थ्रू। तो आप जानते हैं कि इस प्रोसेस के थ्रू और किस तरह से कर सकते हैं। तो ये जैसे लिखा हुआ द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी। यानी कि जो प्रोसेस है जिसमें सेपरेट करते हैं कंपोनेंट्स के मिक्सचर्स के कंपोनेंट को, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्रोमेटोग्राफी। तो आइए इसे एक एक्टिविटी के थ्रू समझाता हूं मैं आपको, और अच्छे से समझ आएगा। तो इस एक्टिविटी के लिए जो आप क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को मतलब डाई के लिए कि सिंगल कलर है कि नहीं है उसे किस तरह से आप प्रूव करेंगे कि सच में उसमें सिंगल कलर है और भी कलर्स हैं, तो उसके लिए जो आपको मटेरियल चाहिए होगा वो मैं आपको बताता हूं। आपको एक सबसे पहले चाहिए होगा एक क्या? स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर जनरली नॉर्मल जिससे हम फिल्टर करते हैं वही वाला फिल्टर पेपर है। उसकी एक स्ट्रिप काटिए आप, उस पर आप नॉर्मली एक पेंसिल से लाइन ड्रॉ कीजिए और उसके जो मिडिल पॉइंट पर एक इंक का, मैंने यहाँ पर रेड कलर से यूज किया है आपको शो करने के लिए। एक्चुअली आप कोई सी भी कलर की इंक ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हो ब्लैक इंक, तो हम ब्लैक मान लेते हैं। हमने ब्लैक इंक का एक ड्रॉप डाला, उसे थोड़ी देर के लिए आप अनडिस्टर्बली छोड़ दीजिए और उसे ड्राई होने दीजिए। कुछ देर बाद जब वो ड्राई हो जाएगी तो स्ट्रिप को आप क्या करेंगे? एक बीकर लेंगे, यानी कि एक जार लेंगे या बीकर कुछ भी ले सकते हैं, उसमें आप पानी भरेंगे। पानी भरने के बाद उस स्ट्रिप को उस बार के अंदर उतना डालना है, यानी जार के अंदर उतना डालना है कि उसका जो इंक वाला पोर्शन है ना वो उसके अंदर ना जाए, वाटर के अंदर, वो वाटर से ऊपर ही रहे, ठीक है। तो आप कुछ देर बाद जब देखेंगे इसको, फिर थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब भी छोड़ेंगे और कुछ देर बाद आके जब देखेंगे इसमें, तो जो एक्चुअली में जो कलर है इसका, यहाँ पे जो इंक का कलर होगा वो एक्चुअली में अलग अलग होकर यहाँ पर अलग अलग लेयर्स के थ्रू सेपरेट हो चुका होगा। आप देखेंगे इसमें सिर्फ ब्लैक इंक से ही काफी सारे कलर्स इसमें ऊपर आपके स्ट्रिप में आ चुके होंगे, बिकॉज ऑफ जैसे जैसे वाटर को सोक करेगा अपने अंदर वैसे वैसे उसके जो इंक के कंपोनेंट्स हैं, जो मतलब इसके किसके डाई के जो कंपोनेंट्स हैं वो एक एक कर ऊपर लेयर बाय लेयर आते जाएंगे। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि इसमें जो डाई थी वो सिंगल कलर से मिलकर नहीं बनी हुई, क्योंकि डाई जो है मोर देन 2 कलर से मिलकर बनती है हमेशा। तो इससे आपको प्रूफ हो गया कि क्रोमेटोग्राफी टेक्निक किस तरह से यूज की जाती है। अब देखते हैं कि इसको और कहाँ पर यूज किया जाता है, यानी कि इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। तो जैसे कि लिखा हुआ देख रहे हैं, टू सेपरेट कलर्स इन अ डाई, जैसे कि हमने अभी एक्टिविटी में देखा। सेकंड बोल रहा है टू सेपरेट पिगमेंट्स फ्रॉम द नेचुरल कलर्स। ये वाला पिगमेंट जो बोल रहे हैं नेचुरल कलर्स, जैसे कि लीव्स में से कलर अगर हम पिगमेंट निकालते हैं तो उसके अंदर भी काफी सारे कलर्स होते हैं। ये चीजें आप काफी ज्यादा हायर स्टडीज में जाके लेंगे, अगर आप कभी केमिस्ट्री ऑनर्स या कुछ भी बीएससी ऑनर्स पढ़ते हैं तब आपको इन टेक्निक्स के काफी ज्यादा और अच्छे तरीके से यूज दिखाए देंगे और प्रैक्टिकल कराए जाएंगे। तो उस वक्त आपको ये यूज करके दिखाया जाएगा बाकायदा प्रैक्टिकल्स में। और ये एक और है टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। हाँ, तो अब जो हमारा सेकेंड टॉपिक है वो है आपकी बुक का हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 मिक्सेबल लिक्विड्स। इससे पहले जो हमने एक मेथड यूज किया था, इससे पहले पुरानी वीडियो मतलब पिछली वीडियो में, उसमें हमने किया था 2 इमिसिबल लिक्विड्स का मतलब किस तरह से सेपरेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बोल रहा है 2 मिक्सेबल लिक्विड्स, इमिसिबल लिक्विड कौन से थे? वाटर प्लस ऑयल। उसमें हमने कोई भी हमने कैरोसिन ऑयल के साथ एक्सपेरिमेंट किया था और आपको एक्टिविटी बताई थी। यहाँ पर पूछ रहे मिक्सेबल लिक्विड, तो मिक्सेबल लिक्विड क्या थे? अब मिक्सेबल लिक्विड क्या होते हैं? जो वाटर में मतलब इजीली इतने इस तरह से मिक्स हो जाते हैं कि मतलब पता ही नहीं लगेगा कि कहाँ पर, जैसे ऑयल में और वाटर में डिफरेंस आप बता सकते हैं कि कहाँ पर ऑयल है कहाँ पर है। लेकिन कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जिन्हें मिक्सेबल बोलते हैं, इनके सेपरेशन करने का कोई मतलब दिखते भी एक जैसे हैं और वाटर में मिक्स भी इस तरह से हो जाते हैं जो दिखते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं वाटर प्लस
एसीटोन का, एसीटोन जनरली जो हम नेल रिमूवर, जो नेल पेंट रिमूवर में यूज़ करते हैं वहाँ पर होता है। अगर उसको हम वाटर के साथ मिक्स कर दें तो उसको किस तरह से हम सेपरेट करेंगे, यानी कि किस मेथड के थ्रू सेपरेट करेंगे, तो उसके लिए भी एक बहुत बेहतरीन मेथड है। उस मेथड का नाम है बाय डिस्टिलेशन मेथड। तो यही मेथड क्यों यूज़ करते हैं हम, आइए इसके बारे में देखते हैं। इट इज़ यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिक्सेबल लिक्विड्स that boils without decomposition and have sufficient difference in their boiling point। यानी कि ये पॉइंट ये इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि जो मिक्सेबल लिक्विड्स होते हैं वो ये बोल रहा है कि जो मिक्सचर में जो कंटेन कर रहे हैं दो मिक्सेबल लिक्विड्स वो बॉयल होते हैं विदाउट डिकम्पोज। यानी कि जैसे कि मैं एसीटोन को अगर मिक्स कर रहा हूँ उसके साथ तो कहीं ही, क्योंकि जो प्रोसेस है उसमें काफ़ी हीट वगैरह होती है यूज़, तो वो इस तरह से यूज़ की जाए जिससे कि वो जो उसका एसीटोन का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज ना हो जाए। कि एक्चुअली हीट देने की वजह से उनका एक्चुअली उनके बॉइलिंग पॉइंट्स पर बहुत ज़्यादा फोकस होता है इन चीज़ों को सेपरेट करने पे, क्योंकि हर एक चीज़ का अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो वाटर का कुछ होगा, एसीटोन का कुछ होगा, तो उसी को हमें उसी के बॉइलिंग पॉइंट के अंडर में उसे सेपरेट करना होगा। अगर उससे ज़्यादा हीट उस पर लग गई तो वो अपना स्ट्रक्चर ही चेंज कर देगा और एसीटोन से वो कुछ और ही केमिकल कंपाउंड में चेंज हो जाएगा। यानी कि वो अपना केमिकल कंपाउंड ना चेंज कर दे, यानी कि विदाउट डिकम्पोजिशन एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, यानी कि काफी सफिशिएंट डिफरेंस होगा, तभी हम डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू उन दो लिक्विड्स को आपस में मतलब मिक्सचर को उनको सेपरेट कर सकते हैं जब उनके में सफिशिएंट डिफरेंस हो, यानी कि काफी दूर दूर तक का डिफरेंस हो। जैसे कि आपको बाद में बताऊंगा मैं कि डिस्टिलेशन मेथड के बाद एक और मेथड होता है जिसे कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, वो बताऊंगा डिस्टिलेशन के बाद। तो आप देखते हैं कि इसके लिए में किस तरह से डिस्टिलेशन मेथड को किस तरह से यूज करते हैं, उसको एक एक्टिविटी के थ्रू आप डायग्राम देख रहे हैं, ज़्यादा अच्छा नहीं बनाए पर जो भी है जैसा मैं बना पाया आपके लिए समझाने के लिए वो ये रहा। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या क्या चीज़ चाहिए होगी उसके लिए। सबसे पहले आपको एक स्टैंड चाहिए जिससे आप डिस्टिलेशन फ्लास्क को होल्ड कर सकें। उस फ्लास्क के लिए थर्मोमीटर चाहिए, वाटर कंडेंसर चाहिए, बीकर चाहिए और जो मिक्सचर हमारा वाटर और एसीटोन का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरा सेटअप लगाएंगे। सेटअप लगाने के बाद जो हमें जो डिस्टिलेशन फ्लास्क है उसके अंदर हमारा जो मिक्सचर है उसे हमें फिल कर देना है। फिल करने के बाद सबसे पहले जो काम करना है उसे हमें क्रॉक जो उसका जो मतलब जिसको माउथ है उसको बंद करना है और उससे पहले उसमें एक थर्मोमीटर भी अटैच करना है जिससे हमें उसका टेम्परेचर पता लगे। पता है ना, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेन है, तभी हम उसको अलग अलग कर सकते हैं, तो हमें थर्मोमीटर अटैच करना पड़ेगा। उसके बाद जो डिस्टिलेशन फ्लास्क है उसको हमें एक वाटर कंडेंसर के साथ अटैच करना पड़ेगा। ये एक ऐसी ट्यूब है जिसमें हमें मतलब वाटर बाथ भी देनी पड़ती है इसको। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ से कोल्ड वाटर को इन करेंगे और वो पानी इस ट्यूब के थ्रू जो ठंड गर्म होकर बाहर निकल जाएगा वो यहाँ से, बाकी इस ट्यूब से जो मेन हमारा जो मिक्सचर है वो अलग होकर यहाँ से गिरेगा। तो कैसे होगा, जब हम इसे हीट देंगे तो हीट देने के कारण एक टाइम जब इसका जो टेम्परेचर आएगा एसीटोन वाला या फिर वाटर का, कि हीट देने से उसकी जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनमें से कोई एक कंपाउंड तो ऐसा होगा जो एक दूसरे के कंपाउंड से एक दूसरे के टेम्परेचर से डिफरेंस करेगा। जैसे कि लिखा हुआ है डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, यानी काफी ज्यादा सफिशिएंट डिफरेंस होगा। यानी कि किसी के जैसे वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री है, एसीटोन का उससे पहले होगा या उसके बाद का होगा, ऐसे ही होगा ना, तभी तो डिफरेंस कर सकते हैं हम। तो ऐसा होगा इसमें, यहाँ पर हमने एसीटोन लिया वो वाटर से उसका जो वाटर से जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो उससे कम है। तो जब इसका वाटर का 100 डिग्री पहुंचेगा उससे पहले ही वो एसीटोन वेपर्स बनकर इसके थ्रू इस ट्यूब में आने लगेगा। और इस ट्यूब में जैसे ही वेपर्स वो आएंगे तो जैसे हम यहाँ से कोल्ड वाटर लगाएंगे, कोल्ड वाटर डालेंगे, तो उस कोल्ड वाटर के वजह से जो वेपर्स हैं वो ठंडे होंगे और ठंडे होने के कारण वो लिक्विड में चेंज हो जाएंगे वापस। और लिक्विड में चेंज होते होते जैसे ही वो इस ट्यूब से आगे आएंगे वो आ जाएंगे कहाँ, हमारे एक बीकर में जहाँ पे हमने कलेक्टिंग बीकर लगाया हुआ है। तो वैसे ही एक एक करके धीरे धीरे टेम्परेचर जैसे राइज होता जाएगा वैसे वैसे जितना भी सारा एसीटोन है सारा का सारा एसीटोन अलग हो जाएगा और जो बचेगा आपका मिक्स कंपाउंड में वो बचेगा सिर्फ वाटर। और उसको भी थोड़ी देर हीट करेंगे तो वो भी फिर वेपर्स बन के आगे बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको किया डिस्टिलेशन मेथड। अब कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके बीच में जो क्या कहते हैं टेम्परेचर डिफरेंस काफी कम होता है। जैसे इनके बीच में तो काफी डिफरेंस था, वाटर में और एसीटोन में काफी डिफरेंस था, इसलिए हमने इजीली कर लिया। लेकिन उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जब हम ऐसे कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनका डिफरेंस 25 केल्विन से भी कम होता है बीच में, तो उनके लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं? उसके लिए भी एक प्रोसेस है जिसका नाम भी डिस्टिलेशन है, लेकिन उसके लिए जो उसका नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। तो आइए हम उसके बारे में जान। तो हमने जाना डिस्टिलेशन मेथड के बारे में। अब मैंने अभी बताया कि कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जिनका जो टेम्परेचर है उसमें मतलब डिफरेंस होता है काफ़ी कम। तो उन मिक्सचर्स के लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? वो भी डिस्टिलेशन मेथड ही है, लेकिन इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड होता है, इसी का एक पार्ट है। उसमें क्या करते हैं, पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि क्यों यूज़ करते हैं इसको। टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मिक्सेबल लिक्विड्स फ्रॉम विच
द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 केल्विन। यानी कि ये बोल रहा है कि ये जब यूज़ करते हैं हम कि जब वो जो लिक्विड्स हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट का वो लेस देन हो कितना 25 केल्विन से। जो हम इससे पहले जो डिस्टिलेशन मेथड में यूज़ किया उसमें क्या था, एसीटोन और वाटर का जो मोर देन था, मतलब काफ़ी ज़्यादा उनके डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा थे उनके टेम्परेचर के बीच में। लेकिन यहाँ पर जो हम यूज़ करेंगे वो करेंगे हम कि जो टेम्परेचर 25 डिग्री से 25 केल्विन से कम है उनके बीच में जो डिफरेंस है दोनों कंपाउंड के बीच में जिससे मिक्सचर बना हुआ है, तो उसमें भी कुछ नहीं करना है, सेम चीज़ है, बस एक न्यू चीज़ ऐड करनी पड़ेगी उसमें। क्यों? क्योंकि उसका एरिया बढ़ा देंगे हम। इससे क्या होगा, इसमें कौन सी न्यू चीज़ है वो है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। इसमें हम इससे यूज़ करेंगे तो इसका क्या काम है कि जिसमें जैसे कि ट्यूब देख रहे हैं इसमें आप ये देख रहे हैं कुछ बीड्स जैसे पड़े हुए हैं, बीड्स मतलब मोती टाइप हैं जो उसमें ग्लास के यानी कांच के कुछ मोती टाइप पड़े होंगे, जिससे क्या होगा जब वेपर्स निकलेंगे ना तो वेपर्स इजीली जल्दी से जल्दी ठंडे होना स्टार्ट हो जाएंगे यहीं से। जब ठंडे यहीं से स्टार्ट होंगे तो और ज़्यादा जल्दी पहुंचेंगे वहाँ पे, तो टेम्परेचर जितना जल्दी बढ़ेगा उतनी जल्दी जल्दी वो मतलब उनके बीच में जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो बहुत कम है, इसलिए हमें ये चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी। तब जाके हमारा जो चेंज होगा वो यहाँ पर जाकर चेंज हो जाएगा और हमारा जो दूसरा मिक्सचर है वो यहाँ पर आकर दोबारा से फिल हो जाएगा। अब इससे और भी काफ़ी चीज़ें मतलब सेपरेट करते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं आप सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। जो एयर में से अलग अलग गैसेस को यूज़ करते हैं निकालते हैं ना, वो भी इसी मेथड के थ्रू निकालते हैं। अभी इससे अगली एक्टिविटी में आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से एयर में से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बहुत सारी गैसेस हैं उनको किस तरह से अलग किया जाता है, वो उससे भी अगली एक्टिविटी में बताऊंगा। और इसका एक और एग्जाम्पल है डिफरेंट फ्रैक्शन फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पेट्रोलियम जब हम क्रूड ऑयल देखते हैं, आपने सुना होगा कि क्रूड ऑयल से पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, तो वो इसी प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, पेट्रोल को हीट करते हैं। हीट में से उनके जो अंदर कंपोनेंट है, डीजल का कुछ और होगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पेट्रोल का कुछ और होगा, कैरोसिन ऑयल्स का, पेट्रोलियम जेलीज का, सबका अपना अलग अलग होता है। तो उसी हिसाब से एक कॉलम बनाते हैं, उसी हिसाब से जब जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता है उसी हिसाब से वो चीज़ें ऑटोमेटिकली बाहर आने लगती हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट में से। तो ये था आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। हाँ, तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा क्या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो उसमें मैंने बताया ना कि एयर से गैसेस को सेपरेट करते हैं। तो आइए मैं उसी को एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि एयर में क्या है। एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यही मैं बता चुका हूँ आपको पीछे की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में किस तरह से कंपोनेंट्स को अलग अलग करते हैं। तो आइए फ्लो चार्ट के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ जनरली व्यू में कि किस तरह से इनको अलग अलग किया जाता है। आपकी बुक में डायग्राम दिया हुआ बहुत अच्छे तरीके से, वो यहाँ बनाना पॉसिबल नहीं है इसलिए मैं नहीं बना सकता उसे। आप फ्लो चार्ट के जरिए समझ लीजिए कि किस तरह से वो करते हैं। तो सबसे पहले हमने किसी भी चीज़ में एयर को कैप्चर किया। एयर को कैप्चर करने के बाद क्या करेंगे, उस एयर को कंप्रेस करेंगे और कूल करेंगे। कैसे करेंगे कूल? इंक्रीज करेंगे उसका प्रेशर और डिक्रीज करेंगे उसका टेम्परेचर को। तो उससे क्या होगी, जो एयर होगी कूल होना स्टार्ट हो जाएगी और कंप्रेस होना स्टार्ट होगा। और जैसे जैसे आपको पता है कि कभी भी किसी गैसेस को कंप्रेस करना है तो क्या होता है, लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है ऑटोमेटिक, टेम्परेचर भी कम होगा। तो जैसे ही वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी, जब एयर में इंक्रीजिंग प्रेशर करेंगे और डिक्रीजिंग टेम्परेचर करेंगे तो वो एयर जो थी वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी। अब लिक्विड इसलिए चाहिए क्योंकि हमें अलग अलग उसकी जो गैसेस को अलग अलग करना है। तो उससे पहले हम जो हम डिस्टिलेशन मेथड करेंगे उसमें हमें मिक्सचर ही तो डालना पड़ेगा, वो हम गैसेस को तो डाल नहीं सकते और गैसेस तो बॉयल होकर निकलेंगे ही। तो इसलिए हमें पहले लिक्विड में चेंज करना पड़ेगा उसे। लिक्विड में चेंज करने के बाद क्या होगा कि उसको हमें जब वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा तो उसको उसके अंदर उसके जो बीकर में डालकर उसे धीरे धीरे स्लोली क्या करना है, वार्म करना, मतलब धीरे धीरे वार्म अप स्लोली स्टार्ट करना देंगे। जैसे लिक्विड ठंडा हो गया तो उसे उसमें डालेंगे सारे, उस जैसे मैंने पिछले डायग्राम में दिखाया उस प्रोसेस में डालेंगे पूरा। उसके बाद उसको धीरे धीरे वार्म करना, मतलब हल्का सा गर्म करना स्टार्ट करेंगे। अब जैसे जैसे हल्का हल्का स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, जैसे कि मैंने सेटअप अभी बनाया था उसी में डालकर ये सब जब धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे उसको वार्म करना, तो लिक्विड ऑटोमेटिकली चेंज होना स्टार्ट होगा गैसेज में। उसके अलग अलग कंपोनेंट्स के हिसाब से वो अलग अलग डिफरेंस टाइमिंग पे अपना अपना चेंज होगा। जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल लिए हुए हैं आपके टेबल के थ्रू, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन की कौन से टेम्परेचर पर कौन सा गैस अलग होकर निकल जाएगा जब हम उस लिक्विड को वार्म करेंगे, यानी कि वार्म अप करेंगे धीरे धीरे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट कितना है ऑक्सीजन का, -183 डिग्री सेल्सियस पे। तो जब ये एयर का जो लिक्विड एयर जब वो वार्म होगी धीरे धीरे, जब इस टेम्परेचर पर पहुंचेगी तो ऑटोमेटिकली उस लिक्विड एयर में से जो ऑक्सीजन है वो अलग सेपरेट किसी भी कंटेनर में फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे जैसे वो 186 पे पहुंचेगा उस लिक्विड में से आर्गन भी निकलना स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे जैसे वो 96 डिग्री पे पहुंचेगा वैसे ही उसमें से नाइट्रोजन भी निकलना स्टार्ट हो जाएगी उस लिक्विड में से। और उसमें से काफ़ी सारी और भी जो है गैसेज हैं वो अलग अलग टेम्परेचर पर निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। वैसे आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम कितनी कितनी कंपोनेंट, मतलब
एक बार एयर में कितना कितना कंपोनेंट, मतलब एयर के अंदर कितना कितना कंपोनेंट ऑक्सीजन के प्रेजेंट होते हैं परसेंटेज में, 20.9% एयर में प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन, आर्गन होता है 0.9%, और जो नाइट्रोजन होता है सबसे ज़्यादा 78.1%। तो इसके थ्रू हम एयर में से अलग अलग गैसेस को कर सकते हैं। आपकी बुक में एक ऑक्सीजन के लिए अलग से दिया हुआ डायग्राम कि किस तरह से उस प्रोसेस के थ्रू लिक्विड ऑक्सीजन को निकाल सकते हैं, तो वो आप जाके रीड भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं डायग्राम को। तो ये था आपका कि एयर में से कैसे गैसेस को डिफरेंस मतलब अलग अलग करते हैं। हाँ, तो हमारा जो लास्ट टॉपिक है, यानी कि लास्ट मेथड आपको जो बताने जा रहा हूँ, इससे पहले हम बाकी 7 मेथड्स कर चुके हैं, आपका 8th मेथड आई थिंक काउंट करेंगे तो पता लग जाएगा। अब इसमें जो आपका टॉपिक दिया हुआ है कि हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल, यानी कि कॉपर सल्फेट में से इम्प्योर कॉपर सल्फेट में से हम प्योर कॉपर सल्फेट को किस तरह से निकालेंगे। तो इन प्रोसेसेस के लिए, इन जैसे मिक्सर्स के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं, उस मेथड का नाम है बाय क्रिस्टलाइजेशन मेथड। तो क्रिस्टलाइजेशन मेथड में क्या होता है ये देखते हैं पहले, ये क्यों यूज करते हैं। इट इज अ प्रोसेस दैट सेपरेट अ प्योर सॉलिड इन अ फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल फ्रॉम सोल्यूशन, यानी कि सोल्यूशन जो इम्प्योर सोल्यूशन होता है किसी भी सॉलिड का, उसमें से उसके क्रिस्टल फॉर्म में, प्योर फॉर्म में निकालते हैं, उस मेथड को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन मेथड। मतलब उसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं जब भी हम प्रोसेस का यूज करते हैं। तो इस प्रोसेस को किस तरह से यूज करना है मैं आपको बता देता हूँ कि आप जैसे कि आप कहीं से भी थोड़ा सा कॉपर सल्फेट लेके आए, 5 ग्राम मान लीजिए, आपके मैं बुक में एक्टिविटी भी दी हुई है, 5 ग्राम कॉपर सल्फेट मान लिया, ठीक है। तो उस कॉपर सल्फेट को लाकर क्या करेंगे, आप एक चाइना डिश में रखेंगे। चाइना डिश में 5 ग्राम कॉपर सल्फेट के साथ क्या करेंगे, थोड़ा सा वाटर डालकर इसको डिजोल्व करेंगे। डिजोल्व करने के बाद क्या करेंगे, इसको छान लेंगे हम, किससे, फिल्टर पेपर से। फिल्टर पेपर से छानने के बाद हम इसे क्या करेंगे, जब बिल्कुल ये बिल्कुल सॉल्यूशन बन जाएगा, एक तरीके से फिल्टर पेपर छानने के बाद सॉल्यूशन बन जाएगा इसका थोड़ी देर बाद, तो सॉल्यूशन को क्या करेंगे हम, उसको फिल्टर पेपर छानने के बाद उसको न्यू डिश में लेकर अलग से फिल्टर पेपर से ढककर रख देंगे पूरे 1 दिन के लिए। तो अब अगले दिन जाकर आप देखेंगे जब, तो मतलब ये प्रोसेस के टाइम पे हम इसे जो मतलब उसका जो बचा हुआ पानी वो क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर किया, इसको हमने डिश में लिया, डिश में हमने पानी डाला, इसके बाद इसको हम प्योरीफाई करेंगे पहले। तो प्योरीफाई करने से जो उसकी इम्प्योरिटीज है वो तो निकल जाएंगे, लेकिन जो हमने पानी मिक्स किया वो थोड़ा निकल जाएगा। तो उस पानी को गायब करने के लिए क्या करेंगे, हम इवोपरेशन मेथड यूज करेंगे। उस मेथड के थ्रू हमारा जो वाटर होगा वो सारा इवोपरेट होकर निकल जाएगा। उसके बाद जो पोर्शन बचेगा वो भी थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में बचेगा, लेकिन उसको क्या करना है, आपको डिश में लेके एक उसको पूरी तरह से कवर कर देंगे फिल्टर पेपर से, और फिल्टर पेपर से किसी भी एक अनडिस्टर्ब जगह पर पूरे 1 दिन के लिए रख देना है। अगले दिन जब आप जाकर देखेंगे तो वहां पर आप पाएंगे कि छोटे छोटे क्रिस्टल्स बन चुके होंगे, किस चीज के, कॉपर सल्फेट के, प्योर सल्फेट के, एकदम प्योर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बन जाएंगे। तो इस तरह से हम इस मेथड को यूज करते हैं। तो आपके लिए एक्टिविटीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके मेथड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब इस मेथड के थ्रू और भी क्या क्या चीज़ों को यूज़ किया जाता है, तो आपको पता है जो हम नॉर्मली नमक खाते हैं, यानी सॉल्ट जो हमारा समुद्रों से आता है, वो भी इसी मेथड के थ्रू सेपरेट किया जाता है पानी में से, समुद्र के पानी में से। जैसे कि लिखा हुआ देख रहे हैं हम, प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर, ठीक है। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम, यानी एलम पता है पोटेशियम क्या होता है, फिटकरी को बोलते हैं। जब हमारे देखा होगा आपने सैलून वगैरह में जाते हैं तो कट वगैरह लग जाता है, तो वो ब्लड को रोकने के लिए इस एलम का यूज करता है ना, ये वही एलम है। तो उसके इम्प्योर सैंपल में से प्योर क्रिस्टल्स को निकालते हैं ना, तब हम इस मेथड का यूज करते हैं। ये थे आज के आपके सारे मेथड्स। अब जो इसके बाकी का पोर्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप आपको ये सारी वीडियो आज के सारे मेथड बहुत अच्छे से समझ आए होंगे और हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो के अपडेट्स तुरंत मिल जाएं। थैंक यू।